नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलश स्थापन व जयंती पूजनोत्सव के साथ आरंभ हुआ शारदीय नवरात्रा। भक्ति में हुआ पूरा क्षेत्र। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में रेल कर्मियों के साथ हुई शांति समिति की बैठक। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हुआ दुर्गा पूजनोत्सव। रथौस गांव में 151 कुंवारी कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। लदनिया में दुर्गा पूजा के मद्देनजर बीडीओ की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। झंझारपुर थाना और भैरवस्थान थाना के पुलिस प्रशासन के खिलाफ मधुबनी समाहरणालय के सामने शुरू किया गया आमरण अनशन। कलवाही प्रखंड के विभिन्न गांवों में शुरू हुई मां दुर्गा की पूजा अर्चना। बेलाही ग्राम में निकाली गई कलश यात्रा। मधुबनी में सखी संस्था द्वारा सौर ऊर्जा के महत्व पर किया गया जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बेनीपट्टी में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के लिए हुआ मतदान। बिस्फी में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने का फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। मधवापुर के बोकहा में कृषि वैज्ञानिकों ने कचरा प्रबंधन को लेकर लगाया कैंप। किसानों को आमदनी और स्वच्छता बढ़ाने की दी ट्रेनिंग। भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया गया सेवा समर्पण अभियान। और मधवापुर प्रखंड के कई गांवों में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शुरू हुआ दुर्गा पूजा। रामपुर और साहर घाट में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। गुरुवार को जयंती पूजनोत्सव व कलश स्थापन के साथ ही शारदीय नवरात्रा आरंभ हो गया। पूजा के पहले दिन ही सभी जगह पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ी रही। जिले भर में कई जगहों पर पूजा किया गया। वहीं
शारदीय नवरात्रा यानी कि यह दुर्गा पूजा घरों घरों में किया जाता है। मधुबनी शहर की बात करें तो शहर में कुल 6 जगहों पर विशाल प्रतिमा स्थापित कर मां की भव्य रूप से पूजा की जाती है। मधुबनी जिले भर में शारदीय नवरात्रा के गुरुवार को कलश स्थापन व जयंती पूजनोत्सव के साथ शारदीय नवरात्रा आरंभ हुई। नवरात्रा के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। मां की पूजा आरंभ होने के साथ ही पूरा शहर भक्तिमय हो गया। इस वर्ष दशमी के नाम से प्रसिद्ध यह पूजा 9वें दिन ही समाप्त हो जाएगी। सबसे अच्छी बात इस पूजा की यह रही कि जयंती गिराने व कलश स्थापन के लिए शुभ समय सुबह 4:44 से आरंभ होकर पूरा दिन रहा, जिससे पूजा आरंभ करने के लिए कोई अफरा तफरी की स्थिति पूजा समिति के सामने नहीं रही। वहीं सौराठ उत्तरवारी टोल और घाटल सतघारा दुर्गा मंदिर में 11 बजे से पहले ही जयंती गिराने के साथ पूजा आरंभ हो गई थी। वहीं पहले दिन का आरती 1-1:30 बजे आरंभ हुई। पूजा के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मां के मंदिर में देखने को मिली। वहीं यदि शहर की बात करें तो शहर में कुल 6 जगहों पर मां दुर्गा की पूजा होती है। शहरों के बीचों बीच बने ग्रियसन दुर्गा मंदिर, पुरानी दुर्गा मंदिर भौवारा, सप्ता भगवती स्थान दुर्गा मंदिर, गंगा सागर तालाब, गौशाला, आदर्श नगर कॉलोनी दुर्गा मंदिर और कोतवाली चौक स्थित दुर्गा मंदिर में मां की पूजा बड़े ही धूमधाम से भव्य रूप में मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में रेल थानाध्यक्ष ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर रेल कर्मियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ शांति समिति की बैठक की। इस दौरान दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांतिपूर्ण व सद्भावनापूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने को लेकर कई निर्देश दिए गए। दुर्गा पूजा को लेकर गुरुवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाने में थानाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में रेल कर्मी व स्थानीय लोगों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों ने दुर्गा पूजा को लेकर अपने विचार रखे। पूजा पंडाल के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोग व रेल थाना पुलिस के सहयोग व सुरक्षा के दृष्टिकोण से निगरानी रखे जाने की बात कही गई। पटना गद्दी चौक स्थित रेलवे गुमती के समीप आरपीएफ व जीआरपी के सहयोग से निगरानी रखने रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार व स्टेशन परिसर में आरपीएफ, जीआरपी एवं प्राइवेट रेल कर्मियों के सहयोग से दुर्गा मंदिर पूजा पंडाल के आसपास के क्षेत्रों में पूजा के लिए आई महिलाओं की सुरक्षा और महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि स्टेशन परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर रेल थाने में शांति समिति की बैठक कर रेल कर्मियों व स्थानीय लोगों से आपसी समन्वय स्थापित किया गया है। बैठक में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी नागेंद्र सिंह, टीपीआई राजीव कुमार, एएसआई सुनील कुमार दास, श्रवण शाह, सिरिल तिर्की, रंजीत कुमार पासवान, मनोज कुमार झा, राजीव सिंह, विजय कुमार यादव, संजय चौधरी, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद कासिम समेत अन्य रेल कर्मी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्रा आरंभ हो गया। वहीं प्रखंड के रथौस गांव में नवरात्रा के पहले दिन कलश स्थापन के मौके पर 151 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के रथौस गांव में दुर्गा पूजनोत्सव को लेकर 151 कुंवारी कन्याओं के द्वारा एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
यह कलश शोभा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए रथौस गांव स्थित धौंस नदी से जल लेकर मां दुर्गा के जयकारों के साथ पूजा पंडालों में स्थापित किया गया। गाजे बाजे के साथ निकली कलश शोभा यात्रा के साथ पूजा कमेटी अध्यक्ष कंचन सिंह, सकल देव, संतोष कुमार राय, बैजू राय, दिलीप कुमार महतो, डॉक्टर मुकेश कुमार, नीलू कुमार, यशवंत सिंह, राणा सुरजीत सिंह, प्रभात कुमार यादव, विश्वनाथ सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर पूजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजनोत्सव कार्यक्रम भक्ति भाव के साथ की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र के सकड़ाढ़ी, नूरचक, कोडियानी, चहुटा, सिंगिया, बिस्फी, धेपुरा सहित कई जगहों पर दुर्गा पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई है और धूमधाम से पूजा की जाती है। कार्यक्रम के आगे बढ़ गए। विश्वनाथ बाबा, मुकेश सिंह और बबलू सिंह, जनार्दन भैया आगे अभियो हरेश यादव ने, रिंकू कुमारी, शंकर साहनी जी, चारिम अस्थान से। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लदनिया थाना परिसर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर बीडीओ अखिलेश्वर सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। गौरतलब है कि लदनिया बाजार समेत क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गई है। वहीं दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण व सद्भावनापूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। लदनिया सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्र में मुख्य बाजार लदनिया समेत अन्य 20 जगहों पर गुरुवार से शुरू हुए शारदीय नवरात्र को लेकर थाना परिसर में गुरुवार को बीडीओ अखिलेश्वर कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी दुर्गा पूजा समिति और जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने पूजा के मद्देनजर लागू की गई सरकारी गाइडलाइन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत और कोरोना गाइडलाइन को लेकर पूजा सादगीपूर्ण तरीके से मनाना है। पूजा में किसी भी तरह का शोर शराबा, डीजे और क्रिस्टा का कार्यक्रम नहीं करना है। साथ ही पूजा मंदिर परिसर में ही संपन्न कराने की बात कहते हुए कहा कि भीड़ भाड़ से बचना है, सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है। वहीं बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने भी आदर्श आचार संहिता के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए पूजा करने की बात कही। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना व भैरवस्थान थाना के पुलिस प्रशासन के खिलाफ मधुबनी समाहरणालय के समक्ष कुछ महिलाएं आमरण अनशन पर बैठ गई है। मामला अलग अलग है, जिसमें झंझारपुर व भैरवस्थान थाना के पुलिस प्रशासन की शिकायत की गई है कि शिकायत होने पर भी आवेदन नहीं लिया जाता है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वह अनशन पर बैठी रहेंगी। झंझारपुर थाना और भैरवस्थान थाना के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नूरजहां खातून और हंसबुल खातून अपनी समस्या को लेकर पूरे परिवार के साथ मधुबनी समाहरणालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गई है। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वह इस अनशन पर बैठी रहेंगी। नूरजहां खातून का कहना है कि उनका पति एक निजी गाड़ी का चालक है और वह अपने काम पर निकल जाता है। पति के काम पर निकलने के बाद उसका आरोप है कि उसका ससुर उस्मान उससे दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसकी शिकायत लेकर जब वह संबंधित थाना पहुंची तो थाना अध्यक्ष उसका आवेदन लेने से मना कर दिया। धरना पर बैठी नूरजहां का कहना है कि उसके साथ घटित घटना पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। झंझारपुर के थानाध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई कर दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हंसल खातून भी समाहरणालय के समक्ष अनशन पर बैठे हैं और उनका कहना है कि भैरवस्थान थाना में अपनी समस्या को लेकर गई, वहां के भी थाना प्रभारी उनकी समस्या को ना सुने, आवेदन लेने की कोशिश की। हंसबुल खातून का कहना है कि उनकी प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। झंझारपुर और भैरवस्थान थाना प्रभारी पर कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हंसबुल खातून का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है वह अनशन पर बैठी रहेंगी।
आप क्यों अनशन में बैठ गई हैं? मेरा ससुर मेरे साथ बार बार इज्जत पे धावा देता है, बोलता है इज्जत से खेलने देगी तो रहने देंगे, नहीं खेलने देगी तो नहीं रहेंगे। हमारा हस्बैंड चला जाता है 4 चक्का लेकर के भाड़ा में, नहीं रहता तो हमारे साथ इज्जत पर धावा देता है, इसलिए बोलते हैं तो सब मार पीट किया। तो आप अपने थाना में गए? जी सर गए थे तो केस नहीं लिया, बोला क्या जो झूठों के खिलाफ आप लोग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूरजहान खातून। आपके पति का क्या नाम है? हारून नाम। तो पति क्या बोलते हैं आपको? मेरा पति मेरा बोला जो कानून कार्रवाई किया। आपके पति आपके साथ हैं? जी सर, उसको भी मारपीट किया है, लेकिन अभी 4 चक्का लेकर सिमरिया चला गया है, अभी नहीं आया। थाना पर गया था, उसको भी बोला जो झूठों के खिलाफ करता है, चीर फाड़ करके आया है, तो सब बोला है, नहीं लिया है। तो ये आप अनशन कब तक करेंगे? यहाँ पर आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमको फैसला नहीं अति करेगा तब तक नहीं चाहेंगे, यही करेंगे। हम लोग सब मारा पीटा, मोटर लुगा सबको मारा पकड़ करके हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये थाना में तो केस नहीं लिया, बैठ घाट लिया तो नहीं केस लिया। आपका कहाँ घर हुआ? खैरा। अभी उसी थाना से आते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? का क्या नाम हुआ? अयूब नगर। तो आप किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? मैं अपने बच्चा के लिए बैठे हुए हैं सर, की बार बार ये कुटुंब को देते हैं बसाने के लिए, और मेरे बेटी के साथ जो है वो हरकत बार बार करते जा रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो मान नहीं रहा। इस हरकत को लेकर के जो है उसके इज्जत पर बार बार हमला करते जा रहा, और हम इस चीज़ को स्वीकार करते जा रहे हैं कि भाई ऐसा काम मत करो, बेटी बना करके रखो, अपना घर में अपना बना करके रखो। लेकिन ये लोग हजूर नहीं मानता, उसके लिए न हमने बेटी को जाते हैं देखभाल करने के लिए, तो हम लोग को भी साथ गाली गुलबर करता है। उसके बाद थाना पर जाते हैं आवेदन लेकर के, थाना कहता है तुम झूठ फूट करके यहाँ आवेदन दिखा करके आता है। ऐसा कभी हुआ? जी। तो आप यहाँ जो बैठे हैं तो क्या मांग कर रहे हैं? उचित सर फैसला चाहिए सर, न्याय चाहिए। तो यहाँ आप कब तक बैठेंगे? जब तक यहाँ न्याय पूरा नहीं होगा तब तक। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। माता के जयकारे के साथ ही कलश स्थापन कर शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गया। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के बेलाही ग्राम में दुर्गा पूजा के पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कन्याओं ने जल भरकर मां को अर्पण किए। कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलाही ग्राम में दुर्गा पूजा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। बेलाही ग्राम में परशुराम साह के दरवाजे पर बीते 3 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यह पूजा परशुराम साह के द्वारा 3 वर्षों तक पूजा करने का संकल्प लिया गया था, जो अब सार्वजनिक रूप में किया जा रहा है। ग्राम के पूरब दिशा में जीवछ नदी 1 किलोमीटर की दूरी से 101 कन्याओं द्वारा कलश भरकर पूजा स्थल पर लाया गया। निवर्तमान मुखिया अजय कुमार झा सहित ग्रामीण गाजा बाजाओं के साथ काफी उत्साहपूर्वक कलश यात्रा में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है
शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में सखी संस्था के द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यतः सौर ऊर्जा के महत्व पर विशेष जानकारियां साझा की गई। मधुबनी नगर के एक निजी होटल के सभागार में बोलेगा बिहार कैंपेन के तहत सखी एवं पर्पस संस्था द्वारा ऊर्जा के अक्षुण्ण स्रोत और ऊर्जा के सामाजिक सर्वव्यापीकरण हेतु एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। प्रसिद्ध गायिका काजल कुमारी के स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सखी संस्था के सचिव सुमन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु प्रेरित करना है। सरकार को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए व नई योजनाएं बनाने की जरूरत है जिससे लोग लाभान्वित हो सके, जिससे लोग अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग कर सके। इसके उपयोग से प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। भारत एक सूर्य पुत्र देश है, यहाँ सौर ऊर्जा की प्रचुरता है। सौर ऊर्जा जैसे गैस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा समस्या को समाप्त किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वे सौर ऊर्जा का लाभ उठाए क्योंकि यह लंबे अरसे तक चलने वाला और सस्ता विकल्प है। कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के लाभुकों ने भी अपना अनुभव शेयर किया। सौर ऊर्जा पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्रोताओं ने भी सखी संस्था के सचिव सुमन सिंह को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि सखी संस्था पिछले 30 वर्षों से मधुबनी जिला के अंधराठारी में कार्यरत है। मछली पालन व मखाना की खेती इस संस्था का प्रमुख कार्य है। महिलाओं का समूह बनाकर इनको प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे महिला स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, बच्चों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बच्चों के केयर एवं प्रोटेक्शन, ड्रॉप आउट, बाल मजदूरी सहित कई अन्य समाजोपयोगी कार्यों में सराहनीय भूमिका निभा रही है। भारत सरकार द्वारा MSE स्फूर्ति योजना के अंतर्गत मखाना प्रोसेसिंग केंद्र में सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम कर रही है। जागरूकता कार्यक्रम में सखी संस्था के निशांत कुमार, रश्मि सिन्हा, बोलेगा बिहार कैंपेन लीड के तन्मय मिश्रा के अलावा राम श्रृंगार पांडे, कैलाश भारद्वाज, SN लाल, उदय जायसवाल, जिला पार्षद सईदा बानो, पिंटू मिश्रा, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षिका चंदना दत्त, राजकीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका नूतन बाला, मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार, जिला युवा समन्वयक मनीष कुमार, DPO शिक्षा नवीन ठाकुर, APO शिक्षा हुलास राम, उदय जायसवाल, भोलानंद झा, मृणाल कांत सिंह, ब्रह्मदेव यादव, विमल किशोर जायसवाल, श्याम लंदन लाल, प्रोफेसर शुभ कुमार बर्णवाल, डॉक्टर विजय कुमार रमन, मनोज सिंह, कपिल कुमार, भोला झा, गजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन DP कर्ण के द्वारा किया गया। बैटरी महंगी हो जाती है, इसमें सरकार की तरफ से जो भी प्लानिंग कर रहे हैं सोलर एनर्जी लोगों में आए, उसके लिए क्या फायदा लोगों को हासिल होगा लगाने के लिए सब तैयार है। उसमें कुछ क्या कोई सब्सिडी या कुछ है इस तरह का कोई फायदा हम लोग लगाने के लिए तैयार है। लेकिन तो सब कुछ है, या सोलर से है या अभी उन्होंने बताया कि गोबर गैस से है, बिजली चलनी ही चाहिए। सरकार की ओर से 2001 में बनी हुई जो कमेटी थी उससे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। बहुत मीटिंग होते रहे, पता नहीं क्या क्या हुआ। अभी सब बता रहे थे कि इस परियोजना का काम है, ये है, तो मुझे लगता है कि मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं। अगर यहाँ 16 एनर्जी के लिए हम हैं, लेकिन ये अब बता रहे हैं और भी जो योजनाएं हैं, जो आई नई योजनाएं इनके पास जिससे लोग लाभान्वित हो सके, उसके बारे में ये बता रहे हैं। कुछ लोग मेरे बगल में भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो चाह रहे हैं, लेकिन लोगों में प्रचार प्रसार नहीं है। अभी जिन्होंने बताया अभी तक आवेदन नहीं मिल सका, लोगों में प्रचार प्रसार इसका नहीं है। दूसरी बात है, मैम जैसे बता रही थी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो एक अभी सज्जन थे जो बता रहे थे कि उनके घर में उन्होंने जो इंस्टॉल करवाया है तो लगभग 3 लाख रुपए लगे। 3 पंखे और कुछ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के बारे में उन्होंने बताया यूज कर रहे हैं।
एक इंस्टीट्यूशन जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ, यहाँ कैलाश बाबू भी हैं, यहाँ सर भी बैठे हुए थे, सेनलाल साहब, ब्रह्मदेव जी लोग, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे। अब सारे लोगों के पास ये बहुत बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान होगा, तो जरूरी नहीं है एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन से हो। तो मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ कि उसमें एट ए टाइम 5 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम है वो सौर ऊर्जा के ऊपर है और इसका मकसद है कि हमारे मधुबनी जिला में जो कि यहाँ पे बाढ़ प्रभावित जिला है और साथ में यहाँ मछली मखाने मधुबनी पेंटिंग की काफ़ी प्रचुर मात्रा में कार्य किया जाता है। मखाना पूरे देश में विदेश में भी जाता है, मछली पूरे देश में जाता है, मधुबनी पेंटिंग तो पूरे विश्व के लिए है। लेकिन इससे जो हर्डल्स आती है वो एक बहुत बड़े पैमाने की बिजली की आती है कि जब भी उनको मौका मिलता है काम करने का उस वक्त बिजली होती नहीं है और दूसरी बात है कि बिजली नहीं होती है तब जनरेटर चलाया जाता है, जिससे जितना कार्बन उत्सर्जन होता है वो पर्यावरण को इतना दूषित करता है। तो अब शहर की बात छोड़ दें तो गाँव में भी लोग बहुत ही दूषित वातावरण में रहने को मजबूर हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो सरकार जो हमारा सौर ऊर्जा है उस ऊर्जा के ऊपर जो भी काम कर रही है उसको थोड़ा और बड़े पैमाने पे जिले के स्तर पर उसको लॉन्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वितों को लाभ पहुंचाएं ताकि गांव का जो एक वातावरण है वो वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जी काम पे लगाएं। तो आज का पूरा विषय इसी के ऊपर है कि किस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। धन्यवाद। आपकी जो सखी संस्था है उसके बारे में भी कुछ लाइन बताइए। सखी जो संस्था है वो पिछले कुछ 30 सालों से मधुबनी में खासकर काम कर रही है और मधुबनी में ही इसका ऑफिस भी है गाँव में, जहाँ पर कि हम लोग मछली और मखाने के ऊपर विस्तार रूप से काम कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार परिवार जुड़े हुए हैं मखाना और मछली से, जिनके साथ डायरेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि उनके साथ तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो पानी की आवश्यकता होती है वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी में सुरसरपट्टी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति समदा के अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों ने नामांकन किया था। दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। मतदान केंद्र बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित गांधी स्मृति भवन को बनाया गया था, जहां 51 में 41 मतदाताओं ने मत दिए। बेनीपट्टी प्रखंड के एकमात्र समदा पंचायत में स्वीकृत हुए दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति सुरसरपट्टी के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को मतदान कराया गया। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित गांधी स्मृति भवन को मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही मतदाताओं द्वारा मतदान शुरू कर दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक देव नारायण महतो को ARO बनाया गया था। उनकी देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी थी। वहीं प्रखंड कार्यालय के लिपिक कैलाश मिश्र को पीठासीन अधिकारी आनंद प्रकाश दुबे, ओम प्रकाश ओम और रामलला को प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी बनाया गया था। अध्यक्ष समेत 13 सदस्यीय सहकारी समिति के 10 सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि अध्यक्ष पद के लिए शत्रुघ्न यादव, गंगा देवी और कृष्ण कुमार यादव सहित 3 लोगों ने ARO के समक्ष 24 सितंबर को नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। सदस्य के 2 पद खाली रह गए। गौरतलब है कि सदस्य पद के लिए आरक्षण रोस्टर के तहत सामान्य पुरुष के 3 व महिला 3, पिछड़ी जाति के पुरुष 1 व महिला 1 और अनुसूचित जाति के पुरुष 1 और महिला 1 के लिए 1 पद आरक्षित था। पिछड़ी जाति के पुरुष और महिला दोनों पद खाली रह गए। बताइए, क्या चुनाव हो रहा है दुग्ध उत्पादक समिति का, उसमें कितने प्रतिशत मतदान गिरा है, कैसा मतदान है? अभी तक कुल मतदान 80.3% हो चुका है। टोटल 51 मतदाता थे, जिसमें 41 मतदान हो गया। कितने बजे तक मतदान चलेगा? ये 4:30 बजे तक। उसके बाद
इसके बाद उसकी जस्ट आधे घंटे में 5 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा। काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा और आज ही इसका जो है रिजल्ट दे बस काउंटिंग के जस्ट बाद आधे घंटे में सब क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। मतदान की जो है घोषणा कर दिया जाएगा। हाँ, विजेता और विजेता की घोषणा कर दिया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है और आरोपी कई दिनों से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। औसीओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के धेपुरा गांव से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष हरिदार शर्मा ने बताया कि धेपुरा गांव निवासी नीतीश कुमार पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने का आरोप है। मामला न्यायालय में चल रहा है और वह काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। वहीं बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंगिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर मुकेश ठाकुर को लोहे के रॉड से बुरी तरह घायल कर दिया गया। बचाने को आई पत्नी के साथ भी मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। मुकेश ठाकुर को इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी में भर्ती कराया गया। उसके लिखित आवेदन के आधार पर शत्रुघ्न ठाकुर सहित 5 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बोकहा में कृषि वैज्ञानिकों ने कचरा प्रबंधन को लेकर कैंप लगाया। इस कैंप में किसानों को कचरा प्रबंधन से आमदनी और स्वच्छता के विषय में विशेष जानकारी दी गई। कचरा प्रबंधन से आमदनी और स्वच्छता बढ़ाने के लिए बोकहा में कृषि वैज्ञानिकों ने कैंप कर किसानों को ट्रेनिंग दी। स्वच्छ समाज निर्माण के लिए कचड़ों से जैविक खाद बनाकर खेती की आमदनी बढ़ाने के महत्वपूर्ण टिप्स कृषि वैज्ञानिक मंगलानंद मिश्र ने किसानों को दिया। खेती में रासायनिक खाद से हानि और जैविक उर्वरक से होने वाले लाभ विषय पर उन्होंने विस्तार से बताया। फसल अवशेष को नष्ट नहीं करने की अपील करते हुए वैज्ञानिकों ने उसकी उपयोगिता और अनिवार्यता बताकर मिट्टी की शक्ति बढ़ाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वच्छता का महत्व बताकर वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील किसानों से की गई। कार्यक्रम के दूसरे चरण में वैज्ञानिकों ने मोहल्ले में झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई के प्रति उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव अभियान के तहत किया गया। कार्यक्रम को कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार झा, शंकर सिंह, राकेश सिंह यादव, राम बहादुर शाह, अमरनाथ यादव, शंभू कुमार ने संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीते 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत मधुबनी जिला में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंतिम दिन भाजपा पार्टी जिला कार्यालय पर 71 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया गया व उन्हें अंग वस्त्र दिया गया। बीते 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा समर्पण अभियान, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर उनके संसदीय जीवन के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 20 दिनों का सर्वव्यापी कार्यक्रम रखा गया था। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में 71 कुंवारी कन्याओं का पूजन किया गया। उन्हें भोजन कराया गया और वस्त्र से उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के मंत्री एवं राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, विशेष अतिथि के रूप में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, इस कार्यक्रम के संयोजक जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, कार्यक्रम में शामिल महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री प्रोफेसर किरण झा, जिला मंत्री राधा देवी, बेनीपट्टी मंडल अध्यक्ष विमल चंद्र झा, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, सोशल मीडिया व आईटी सेल के जिला संयोजक राजीव झा, नगर मंडल अध्यक्ष सुबोध चौधरी के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सचिन कुमार की अध्यक्षता में 171 खिलाड़ियों, आम जनमानस व गरीबों को प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के सर्वव्यापी नेतृत्व का सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने लोगों के दुख दर्द को समझा है। कार्यक्रम में शामिल विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक यादव ने सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष शंकर झा सहित पार्टी की पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से 20 दिवसीय कार्यक्रम को सभी लोगों ने सफल बनाया है, वह अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ है। अब है और इस मौके पर हमारे बीच हमारे मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी यहाँ पर हैं। उनका हम चाहते हैं कि सब लड़की करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे सांसद का यह जो मधुबनी है, ये भारी मतों से सबसे बिहार में जितने सांसद जीते हैं वोटों से, उस सबसे ज्यादा हमारे यहाँ के सांसद, मधुबनी के सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी जीते हैं। इसके लिए भी एक जोरदार ताली देना चाहिए। तो आप लोगों के मन में भी होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्यों बुलाया गया है? क्योंकि जो भी पार्टी है, अन्य पार्टी, वो इस तरह का कार्यक्रम नहीं करता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस तरह का कार्यक्रम करता है। और आप लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म कितने तारीख को हुआ था? बोलिए, क्या तारीख को बोले? बोलो, हाथ उठा के बोलो। 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। उस दिन को किस रूप में हम लोग जानते हैं? विश्वकर्मा पूजा के रूप में। आप लोग देखे होइएगा कि विश्वकर्मा पूजा शायद एक आध बार इधर उधर हो जाता है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को फिक्स होता है। सब लोग देखते होइएगा, 17 सितंबर मतलब विश्वकर्मा पूजा। तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ और आज 7 अक्टूबर है। तो नरेंद्र मोदी जी का 7 अक्टूबर जो है, आज गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आज उनका 20 साल पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज उनका 20 साल पूरा हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना। क्यों बने हैं? लोकप्रिय है, समाज के प्रति समर्पित रहे। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं पता होगा कि नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस बोलते हैं, कार्यकर्ता थे और वो घर से निकल गए, संघ का काम करते थे। साधारण रहना, साधारण खाना। संघ के कार्यकर्ता के बारे में आप लोगों को पता है कि संघ के कार्यकर्ता कभी भी अपने घर में नहीं खाते, वो चले जाते हैं बाहर, घर छोड़ के संघ का काम करने के लिए, देश का, समाज का काम करने के लिए। और जहां भी जाते हैं तो किसी न किसी कार्यकर्ता के यहां भोजन करते हैं। अब उसमें ये नहीं देखा जाता ये क्या खिलाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus
tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, आप सभी देशवासियों को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुख शांति एवं समृद्धि की सुमंगल कामनाओं के साथ आपको एवं आपके समस्त परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां अम्बे आपको सुख समृद्धि सम्मान वैभव एवं ख्याति प्रदान करें। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कलश स्थापन व जयंती पूजनोत्सव के साथ आरंभ हुआ शारदीय नवरात्रा। भक्तिमय हुआ पूरा क्षेत्र। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में रेल कर्मियों के साथ हुई शांति समिति की बैठक। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हुआ दुर्गा पूजनोत्सव। रथौस गांव में 151 कुंवारी कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। लदनिया में दुर्गा पूजा के मद्देनजर बीडीओ की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। झंझारपुर थाना और भैरवस्थान थाना के पुलिस प्रशासन के खिलाफ मधुबनी समाहरणालय के सामने शुरू किया गया आमरण अनशन। कलवाही प्रखंड के विभिन्न गांवों में शुरू हुई मां दुर्गा की पूजा अर्चना। बेलाही ग्राम में निकाली गई कलश यात्रा। मधुबनी में सखी संस्था द्वारा सौर ऊर्जा के महत्व पर किया गया जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बेनीपट्टी में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के लिए हुआ मतदान। बिस्फी में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने का फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। मधवापुर के बोकहा में कृषि वैज्ञानिकों ने कचरा प्रबंधन को लेकर लगाया कैंप। किसानों को आमदनी और स्वच्छता बढ़ाने की दी ट्रेनिंग।
भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया गया सेवा समर्पण अभियान। और मधवापुर प्रखंड के कई गांवों में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शुरू हुआ दुर्गा पूजा। रामपुर और साहर घाट में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। गुरुवार को कलश स्थापन के साथ ही शारदीय नवरात्र आरंभ हो गया। मां के जयकारे जगह जगह गूंजने लगे। वहीं मधवापुर प्रखंड के साहर घाट, रामपुर समेत कई गांवों में कलश शोभा यात्रा निकालकर माता की पूजा प्रारंभ की गई। रामपुर और साहर घाट सहित अनेक गांवों में दुर्गा पूजा शुरू होने के मौके पर गुरुवार को कलश यात्राएं निकाली गई। कन्याओं ने पूजा पंडालों से चलकर नजदीक की नदी और तालाब तट पर पहुंचकर जल देवता की पूजा की। आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ कलशों में जल भरवाए। उसके बाद कलशधारी कन्याओं का काफिला बस्तियों की नगर परिक्रमा करती हुई अपने अपने पंडालों में पहुंची। देवी देवताओं की जयकारों के साथ पूजा स्थलों पर कलशों को स्थापित किया गया। रामपुर, मधवापुर, बिहारी, बासुकी, दुर्गापट्टी, सुजातपुर, तरैया, साहरघाट, रैमा और सोबरौली में दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हुआ। अभी बीजेपी दिए थे ना। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में अनुमंडल अस्पताल के संचालन के 5 वर्ष पूरा होने पर नागरिक मंच के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में चिकित्सक व कर्मियों को कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में अनुमंडल अस्पताल के संचालन के 5 साल पूरा होने पर जयनगर नागरिक मंच के तत्वाधान में गुरुवार को अस्पताल परिसर में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान के द्वारा अस्पताल के चिकित्सक व चिकित्सा कर्मी को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह स्थल पर दर्जनों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावे आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बावजूद मौके पर मौजूद मंत्री, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी व अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए सम्मान समारोह में देखे गए। केंद्र व राज्य सरकार कोरोना महामारी की दुहाई देश की जनता को देते हैं, लेकिन सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर आयोजित समारोह कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के साथ मास्क के उपयोग से लोग अनजान रहते हैं। जबकि इसी अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड जांच कराने के लिए भारी संख्या में लोग आसपास के क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों से आने पर आते हैं। जबकि अस्पताल में कोविड वैक्सीन का टीका केंद्र भी बनाया गया है। उठा के ले गया उस ऐसे मित्र को जो दूसरे का इलाज करता है। 15 दिन पहले मैं डॉक्टर हार्ट के डॉक्टर थे, नहीं प्रभात बाबू जो हार्ट हॉस्पिटल में वहां आते थे मधुबनी, और हमको देखने के बाद कहा जो मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बासुपट्टी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ हुआ। मां के जयकारे के साथ ही पूजा प्रारंभ हुई। वहीं बासुपट्टी प्रखंड के बिरपुर गांव में 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि यहां पिछले 15 वर्षों से लगातार हर वर्ष शारदीय नवरात्र के मौके पर माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। बासुपट्टी प्रखंड अंतर्गत बीरपुर पंचायत के कौवाहा गांव में दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गई है। पूजा के पहले दिन गांव की 501 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पूजा कमेटी के निगरानी में सभी कन्याएं गाजे बाजे के साथ बछराजा नदी पहुंची, जहां से कलश में पवित्र जल भरकर पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडित व आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को विधिवत स्थापित किया गया। इस दौरान जय माता दी की गूंजयमान से माहौल भक्तिमय हो रहा है। पूजा कमेटी के सदस्य छोटे झा ने बताया कि पंचायत व आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से यहां बीते 15 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रवचन समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
आज जो ये कलश यात्रा निकाला गया है, कितने कलश यात्री हैं शामिल? इसमें 551 कन्याकुमारी मतलब कलश यात्रा दुर्गा मंदिर कौवाहा से, भगवानपुर कौवाहा से यहाँ से निकल करके सिलकोर कमला नदी वहाँ भरेंगे और फिर वापस कौवाहा दुर्गा मंदिर जाएंगे। ये हमारे 2007 में स्थापना हुई दुर्गा मंदिर का और उस रोज से ये परंपरा लगा हुआ है। इसमें पूरा ग्रामीण, पूरा समाज, अगल बगल के गांव के लोग सभी यहाँ आते हैं और कलश यात्रा में भाग लेते हैं और आनंद का लाभ उठाते हैं। जय माता रानी की जयकार लगाते हुए जाते हैं। पूरे ग्रामीण के सहयोग से किया जाए? पूरा ग्रामीण के सहयोग से, अगल बगल के भी ग्रामीण के सहयोग से ही मतलब दुर्गा मंदिर का ये होता है और माता जी की कृपा से सब अभी तक पूरा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कितने दिवसीय पूजा अर्चना होगी? अभी इस बार जो है ना, इस बार 9 पूजा है और 10वीं यात्रा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रत्येक दिन देवी भागवत कथा होती है यहाँ मंदिर प्रांगण में। उसके बाद में सो बेलनौती का कार्यक्रम होता है, उसके बाद में सो बेलतोड़ी का कार्यक्रम होता है, उसके बाद में सो निशा पूजा होता है। उस रोज से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और नाच उच होता है। उसके बाद में मैथिली कार्यक्रम हेलो मिथिला जनकपुर से भी होता है, वो आता है और यहाँ मतलब रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम छोटे कुमार झा हुआ, ग्राम कौवाहा हुआ। जय माता रानी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जय माता दी जयकारी के साथ ही बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में माता दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो गई। जयंती पूजनोत्सव व कलश स्थापन के साथ ही शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गया। नवरात्रा के पहले दिन बेनीपट्टी प्रखंड के करही गांव में 351 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि पिछले 100 वर्षों से यहां हर वर्ष शारदीय नवरात्रा के मौके पर भव्य रूप से माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। बेनीपट्टी प्रखंड के करही गांव में शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव को लेकर गुरुवार को 351 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांव स्थित दुर्गा मंदिर के समीप वाले तालाब से कलश में पवित्र जल भरकर मौनी बाबा स्थान, ब्रह्म स्थान होते हुए पूरे गांव का परिभ्रमण कर पूजा स्थल पर पहुंची, जहां मौजूद आचार्य पंडित मोहर झा, गुणानंद झा, हेमशंकर मिश्र, मिथिलेश झा, दुर्गानंद झा, विक्रम झा एवं संजीव झा सहित अन्य पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के द्वारा जय माता दी के नारे से वातावरण गूंजयमान बना रहा। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में करीब 100 वर्षों से शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव का आयोजन धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ होता आया है। पूजा समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह व सचिव सुशील सिंह सहित समिति के अन्य सदस्यों ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बेहद ही सादगी से पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कलश शोभा यात्रा में शामिल सभी कुंवारी कन्याओं को मां सरस्वती नवयुवक समाज विकास समिति करही के अध्यक्ष रंजीत महतो, सचिव आशीष पासवान, कोषाध्यक्ष लीला देवी व अन्य सदस्यों ने पेयजल और फलाहार प्रदान कर सेवा सहायता की। उधर कलश यात्री प्रियंका, पूजा, मीठी, प्राची, हिना सहित अन्य ने कहा कि साल में एक बार मां जगत जननी के वास्ते जल लेकर अर्पण करने का मौका मिलता है। यह सौभाग्य है कि मां के आशीर्वाद से वह पूरा नवरात्र तक जननी की पूजा अर्चना कर मनोभिलाषा की पूर्ति की कामना करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को जयंती पूजनोत्सव व कलश स्थापन के साथ ही शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गया। इन 9 दिनों के पूजा में प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सफेद वस्त्र धारण किए मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है।
आइए द न्यूज पर हम आपको दिखाते हैं माता के इस प्रथम स्वरूप, उनसे जुड़ी आध्यात्मिक कथाएं और उनके पूजा का विधि। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सफेद वस्त्र धारण किए मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री मां को वृषोरूढ़ा और उमा के नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री का जन्म पर्वत राज हिमालय के घर में हुआ था, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर एक चौकी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा और कलश स्थापित करें। मां शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं काफी प्रिय है, इसलिए चंदन रोली से टीका कर मां की प्रतिमा पर सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही सफेद रंग की मिठाई का भोग भी मां को बेहद पसंद आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर मां सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद मां सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वह शैलपुत्री कहलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में सबके साथ हमेशा खड़ी रहने वाली निवर्तमान मुखिया मंजू देवी इस बार फिर से शाहपुर पंचायत के मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बनकर आ रही हैं। आइए द न्यूज पर जानते हैं मंजू देवी और उनके पति कमल बैठा से कि अब तक उन्होंने क्षेत्र में विकास के लिए क्या सब किया है और क्या अधूरा है जिसे वो इस बार पूरा करेंगे। क्या है शाहपुर की समस्याएं और क्या है समस्याओं से निपटने के लिए उनकी तैयारी, और सबसे बड़ा सवाल कि जनता क्यों दे उन्हें वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं हूं विनोद कुमार। आज बात करेंगे शाहपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया और साथ में उनके पति कमल बैठा जी हैं। आज उनसे बात करेंगे कि 5 वर्ष में उसका चुनावी विजन क्या रहा, क्या क्या काम किए 5 वर्षों में, अगर जनता मौका देती है तो अगले 5 वर्ष में क्या क्या करेंगे, उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है कमल बैठा जी। बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका क्या उद्देश्य रहा? राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य मेरा एक ही लक्ष्य था, जो समाज का सेवा करना। और 5 साल में हम सेवा करके दिखाए हैं जनता के बीच, कदम से कदम मिला करके चले हैं और बहुत सारे काम हम करवा करके दिखाए हैं जनता के बीच। आपका सामाजिक सरोकार क्या रहा? आपने 5 वर्ष में जनता के लिए क्या क्या किया? 5 साल में आवास दिलवाने का काम किए हैं, वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किए हैं, सड़क बनवाने का काम किए हैं, बिजली दिलवाने का काम करवाए हैं, जैसे मनरेगा से पुल पुलिया बनवाने का काम किए हैं, रास्ता इस गांव से उस गांव जोड़ने का काम किए हैं। और हम चाहेंगे सुचारू रूप से हम चलाए हैं। दोबारा अगर मौका दे रही है मुझे जनता, तो बाढ़ का स्थायी निदान करेंगे। आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरी पंचायत में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का है। बाढ़ का हर साल यहाँ बाढ़ आ जाता है, तो ज़्यादा परेशानी है। और जल जमाव जो है, तो जल जमाव खास करके हमको वार्ड 10 में शिवनगर और शाहपुर 8 वार्ड और चांदपुर पट्टी 3 जगह जल जमाव का सबसे बड़ी समस्या। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहेंगे जो यहाँ का जनता हमको दोबारा मौका दे
तो हम पूरा जल जमाव का निदान स्थायी निदान करके दिखाएंगे। अब अगर जनता मौका देती है तो कौन पहला काम बताइए जो करेंगे आप जनता के लिए? सबसे पहला काम हम करेंगे जो सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट हम 15 वार्ड में सबसे पहला काम मेरा वही रहेगा, जो स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करेंगे। जैसे खेल मैदान है, खेल मैदान में हम सुचारू रूप से बनवाने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पंडित ताराकांत झा शिवनगर में हॉस्पिटल बनवाए हैं, वहाँ डॉक्टर का भी कमी रहता है, दवा का भी कमी रहता है। हम चाहेंगे दोबारा मौका अगर जनता दे रही है मुझे, तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर का लाने का काम करेंगे और उनका स्थायी निदान दवा का हम करवाएंगे। इसके लिए हमको जहाँ जाना पड़े, या डीएम के पास जाना पड़े या पीएम के पास जाना पड़े, हम जा करके इनका स्थायी निदान शाहपुर के जनता के लिए करेंगे। हाँ, शाहपुर की जनता के लिए हम स्थायी निदान करेंगे और करके दिखाएंगे। क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या क्या विजन तैयार किया, क्या क्या करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए? 5 साल अगर जनता मौका दे दिया आपको तो क्या क्या करेंगे आप? हम 5 साल में भ्रष्टाचार मुक्त दूर करेंगे और जो भी सड़क छोटा मोटा कहीं छूटा उटा है उसको हम बनाने का काम करेंगे। जो आवास पीएम आवास से वंचित है उसको दिलवाने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन से वंचित है उनको वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। यही मेरा लक्ष्य है। हम चाहेंगे कि दोबारा मौका दे ताकि हम जो भी छूटे गरीब आदमी हैं उनको हम साथ रह करके कदम से कदम मिला करके और उनको लाभ दिलवाने का काम हम करेंगे। पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने और शाहपुर पंचायत का मॉडल पंचायत बनाने का मैं संकल्प लेता हूं। मॉडल पंचायत बनाने का काम करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ही अपील करना चाहते हैं, जो 15 साल में नहीं करके दिखाया उतना काम हम 5 साल में करके दिखाए हैं। जैसे किसी को राशन कार्ड नहीं था, बहुत आदमी को राशन कार्ड दिलाने का काम किए हैं। गरीब आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, वृद्धा पेंशन दिलाने का काम किए हैं। आवास योजना से वंचित था, उस आदमी को हम आवास दिलाने का काम किए हैं। जो भी लोग छूटे हैं हम चाहेंगे पुनः हमको मौका दे ताकि जो छूटे लोग हैं उनको हम फिर से आवास दिलाने का काम करें या राशन कार्ड दिलवाने का काम करें। कुल मिला के जो वंचित काम रह गया शाहपुर पंचायत को आप पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सभी जनता के हम प्रणाम करे छी ना। मंजू देवी हम छी, जो 5 साल में जो हम काम करके दिखैली है, तो फिर जो 5 वर्ष में हम काम करके दिखैली है, फिर 5 वर्ष में मौका हमरा देता सब जनता हमरा, तो फिर जो बचल होता तो सब फिर हम कह हम पूरा करके हम दिखाएंगे। सब जनता के हम प्रणाम करे छी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के छात्र संगठन एमएसयू के प्रमुख सेनानी रहे लोकप्रिय रणधीर झा इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनकी पत्नी प्रियंका चौधरी बेनीपट्टी जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद के लिए प्रत्याशी बनकर आ रही हैं। आइए हम डेन न्यूज पर जानते हैं कि जिला पार्षद पद की उम्मीदवार प्रियंका चौधरी से कि क्या है क्षेत्र के विकास के लिए उनकी तैयारी। विनोद कुमार, आज हम बात करेंगे क्षेत्र संख्या 6 के भावी जिला परिषद सदस्य प्रियंका चौधरी झा जी से। उनका क्या विजन है चुनाव लड़ने का, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है प्रियंका झा जी। बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य क्या है आपका? सामने देखिए। उद्देश्य मतलब यही है कि जैसे मेरे पति रणधीर झा, पूरी जनता जानती है कि वो काफी टाइम से 5-6 वर्षों से समाज में जनता के बीच में रहे हैं। उन्होंने जनता के हर सुख दुख में साथ रहे हैं। वो जैसे कोरोना महामारी हो गया, बाढ़ हो गया, सब में वो साथ रहे हैं। उनके हर दुख में एक भाई की तरह सपोर्ट करके मतलब उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और इसमें हम दोनों जने की रुचि है। मैं भी सक्रिय थी, बहुत ज्यादा सक्रिय थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे बच्चे अभी छोटे थे काफी, तो उनकी परवरिश के कारण मैं नहीं निकल पाई जनता के बीच। लेकिन मेरे पति रणधीर झा हमेशा 5-6 वर्षों से साथ में ही रहे हैं। जनता के बीच में उनकी मतलब विकास के प्रति रुचि है, इसीलिए हम लोग पहले दिल्ली में रहते थे, लेकिन वहाँ से छोड़ के समाज के लिए, जनता के विकास के लिए वहाँ से यहाँ आए हैं।
तो ये चीज ज्यादा सक्रियता अगर राजनीति में आके मतलब राजनीति में आके ही ज्यादा सक्रियता हम लोग दिखा सकते हैं इसके अंदर। क्या आप बताएंगे कि जनता के बीच में आप कंटिन्यू बने रहेंगे? जी, मैं अगर मेरे को जनता जिताती है तो मैं उनके बीच में हमेशा ही उनके हर सुख दुख में, अगर मैं पहले सक्रिय थी उनके बीच में, तो मैं जीतने के बाद अगर जनता मुझे पसंद करती है तो मैं उनके बीच में बाद में क्यों नहीं सक्रिय रहूंगी, बिल्कुल सक्रिय रहूंगी। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर झा जी है, जो प्रियंका झा जी के पति है, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या सामाजिक सरोकार रहा है? पहले तो नमस्कार आपके सभी डे न्यूज के जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं जो देखेंगे हमारे इस इंटरव्यू को, उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप हमारे विजन को सुन रहे हैं। उसके बाद आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। रही हमारी सामाजिक सरोकार की बात, तो ये सर्वविदित है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अचानक से आए हैं या हेलीकॉप्टर पेड वाला सिस्टम है कि हम तुरंत आए और यहाँ पे चुनाव में आ गए हैं। सतत है, यहाँ पे लगे हुए हैं, जनता के बीच में हैं, उनके सुख दुख में रहे हैं और आगे भी रह रहे हैं। और जिस तरीके के भी अगर जहाँ पे हमारी आवश्यकता लगी उन्होंने भी हमें खोजा, हमें जहाँ लगा कि हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए हमने किया है। तो सामाजिक स्तर के लिए तो कई सारे आंदोलन, धरना और अन्य चीजों में जो है हमारी सहभागिता रही है। तो सरोकार की तो बात, हाँ ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी वगैरह सबसे रिलेटेड नहीं, लेकिन सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ करके हमने काफी कुछ किया है यहाँ पे। आप अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बताएं जो आपकी नजर में हो। अब समस्या तो सब जगह है, लेकिन स्पेशली जो हमारे क्षेत्र की समस्या है वो ये है कि भाई यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ और बेहतर होनी चाहिए थी। शिक्षा का जो स्तर है वो कुछ और बेहतर होना चाहिए था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपने क्षेत्र के जनता के बीच में जाके कि जैसे हमारा जिला परिषद क्षेत्र ही आप ले लिया जाए, तो उसमें जो गंगुली पंचायत है और जहाँ जो मेरा पैतृक गांव है परसौना पंचायत के अंतर्गत, यहीं पे 2 हाई स्कूल बन के तैयार है, भवन बन के तैयार है, 10 वर्ष से ऊपर हो गया, ना अभी तक उसमें कोई सुविधाएं दी गई है, ना शिक्षक हैं, ना पढ़ाते हैं, इस तरीके के। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको सुदृढ़ करना है। अब गंगुली पंचायत का अगर हाई स्कूल अगर सही हो जाता है तो गंगुली, बलिया, अंदरी, दामोदरपुर, आपुर, इन सब जगहों के बच्चे जो है उस स्कूल में जाकर के 10+2 तक की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परसौना पंचायत अगर हो जाता है, अगर बेहतर तरीके से परसौना पंचायत में हो जाता है, तो आसपास के जो गांव हैं, जरैल है, मधवा पट्टी है, बरहा है, यहाँ के बच्चे आकर के, नवकोली है, यहाँ के बच्चे आकर के वहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं। धगजरी में पहले से हाई स्कूल मौजूद है, लेकिन वहाँ पे 2 बार मुख्यमंत्री जी वहाँ पे पहुंचे हैं, कई आश्वासन भी वहाँ पे मिला है कि हम यहाँ पे +2 करवाएंगे, लेकिन अभी तक 10th तक के बच्चों का ही पढ़ाई होता है। तो ये सब जो शिक्षा के ऊपर है, ये जिला परिषद का कर्तव्य होता है और ये चीज करेंगे। अगर जनता मौका देती है आपको, तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग स्वाभाविक है, हम युवा हैं, युवाओं का टीम होता है, युवा अपने तरीके से कार्य करती है, तो ये तो हमारा बेहतर रहेगा ही। हमारी पहली कोशिश रहेगी कि हम एक मोबाइल नंबर या फिर एक टोल फ्री नंबर हम जारी करें अपने जिला परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए, और एक कार्यालय हम बनाएं जहां से अगर हम त्वरित उपस्थित वहां पे हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कॉल करते हैं, कि कॉल को तुरंत में संज्ञान में लिया जाएगा। किसी भी तरीके की समस्या है, सामाजिक स्तर की समस्याएं हैं, प्रशासनिक स्तर की समस्याएं हैं। आप समझ गए होंगे मेरा एंगल की प्रशासनिक स्तर में क्या कह रहा हूं, कि अगर कोई वृद्ध है और वृद्ध को वृद्धा पेंशन बनवाना है तो उनको ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े कि 60 साल के बाद वो ब्लॉक की चक्कर लगा रही है, कोई बुजुर्ग महिला 60 साल की उम्र में। तो ये चीजें जो है हमारी टीम वो हमारे ऑफिस से और मोबाइल नंबर जो हमारा रहेगा उसके माध्यम से हम पूरे अपने जिला परिषद क्षेत्र के जनता के साथ जुड़े रहेंगे। अगर जनता मौका देती है 5 वाली प्राथमिकता बताए, जो काम आप पहले 5 मैंने आपको पहले ही कई सारे प्राथमिकता, अभी 2 क्वेश्चन, आपका जो बैक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको प्राथमिकता बताई। जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा कि सबसे पहले हम जीतते ही एक मोबाइल नंबर जारी करेंगे कि आपको कोई भी समस्या होती है आप एक बार हमसे संपर्क करें, जहां तक हमसे संभव हो पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि एक कार्यालय होगा, वो जिला परिषद का स्पेशली कार्यालय होगा, जिला परिषद क्षेत्रवासियों के लिए स्पेशल कार्यालय होगा। उस कार्यालय में आकर के आप अपना कागज पत्र या जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी वो आप जमा करवा सकते हैं।
तीसरी जो हमारी सबसे प्रमुख प्राथमिकता जो मैंने आपको कहा कि जो +2 की दो भवनें बन के तैयार है उसको हम चालू करवाएं और साथ साथ उसके धगजरी हाई स्कूल को +2 करवाएं। और तीसरा जो हमारा प्रारूप रहेगा, तीसरा जो हमारा सबसे रहेगा कि जो पंचायत स्तर पे स्वास्थ्य उपकेंद्र आदि चल रहा है वहां पे हम कम से कम नहीं MBBS डॉक्टर होता है तो आयुष डॉक्टर या एनएम वगैरह की जो है वहां पे प्रॉपर पर डे के हिसाब से जो वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो सके उस पे हम काम करेंगे। ये हमारा चौथी प्राथमिकता हो गई। पांचवी प्राथमिकता हमारी रहेगी कि हम हर पंचायत में चाहते हैं कम से कम एक मिनी लाइब्रेरी सुचारू रूप से चले। है भी हमारे क्षेत्र में 1-2 पंचायत में लाइब्रेरी है भी, लेकिन वो सुचारू रूप से चले। तो सुचारू रूप से चलाने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि मिनी लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर सिस्टम, ई-बुक आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। प्रतिदिन वहां पे जो है न्यूज़पेपर आए और मंथली बेसिस पे कंपटीशन वगैरह की किताबें आए। उसके लिए अगर हमारा जिला परिषद फंड होता है तो होता है, नहीं तो हम NGO वगैरह को लेकर के आएंगे। जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि हमसे अगर हो पाएगा तो फिर हम अगर यहाँ से नहीं हो पाएगा तो हम आगे के जो विधायक या विधान परिषद या सांसद या फिर कोई मंत्री या फिर नहीं मंत्री तो प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उनसे, नहीं तो NGO से हम इनसे मिलकर के टाई अप करके या जिला परिषद के जो हमारे अध्यक्ष बनेंगे उनसे हम टाई अप करके बातचीत करके हम उसको स्थापित करके उन पांचों कामों को हम अपना सुचारू रूप से पहला करें। क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या विजन तैयार किया? यही स्पष्ट मैंने आपको बताया कि हमारा ये विजन रहेगा। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि हमारी प्राथमिकता ये कभी नहीं रहेगी कि हम मंदिर मस्जिद घेराबंदी और छोटे छोटे गलियों को ढालना, सड़कें, ये हमारी प्राथमिकताओं में नहीं रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कह दूं और जनता के बीच में भी मैं जाता हूं तो मैं ये बात कहता हूं कि ये मेरी प्राथमिकता नहीं रहेगी। मुखिया जी लोगों के पास इतना फंड होता है कि वो गलियों को ढाल सकते हैं और अन्य चीज हो सकता है। हाँ, अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक जैसे कई सारे गांव हैं हमारे जिला परिषद क्षेत्र में जो बड़ा कंजस्टेड है, टोला वगैरह जो है बड़ा टोला है, वहां पे एक बड़ा सा दलान नहीं है, एक भवन नहीं है जहाँ पे लोग अपने बच्चियों की शादी या कोई सामूहिक कार्यक्रम कर सके। तो इस इन्हीं तरीकों से हम लोग का काम करने का स्टैंडर्ड रहेगा कि हम लाइब्रेरी कैसे सेटअप करें कि बच्चे जो गलत सत्संग में पढ़ रहे हैं वो कैसे एक जगह बैठे, बुजुर्ग भी वहां पे बैठे, न्यूज़पेपर लेकर के बैठे। तो ये एक सामाजिक संरचना जो है, ढांचा को हम परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा विजन रहेगा कि जिला परिषद का जो मीटिंग होता है डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हेड पदाधिकारी बैठते हैं, तो यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, जैसे आपको संभवतः पता होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि जो जिला परिषद क्षेत्र का जो बेल्ट है, ये परसोना धगजरी का जो बांध है वहां से लेकर के परसोना होते हुए दामोदरपुर, कटैया वगैरह, इसमें ना पिछले बार टिड्डी जो है धान का शीश काट के खा गई। उन किसानों को कुछ नहीं मिला, कोई अनुदान नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिल पाया उन लोगों को। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये सब चीजें अगर ब्लॉक से नहीं हो रही है तो हम डायरेक्ट जिला कृषि पदाधिकारी के पास जो है इस बातों को लेकर के संज्ञान दे। अगर वो भी नहीं सुनते हैं, हम कृषि मंत्री तक पहुंचे, वहां भी अगर नहीं हमारी सुनाई होती है तो फिर हम तो धरना आंदोलन के उपज के नहीं, वहीं से तो हम निकल के यहाँ पे आए हैं जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं आज के। अब फिर धरना आंदोलन हमारा है ही। थोड़ा मेरा अजीब सा सवाल होगा कि जनता आपको ही वोट क्यों दे? भाई ये अजीब सा नहीं है, हमने अपना पूरा विजन स्पष्ट किया है। हमने कहा है कि हमारा जो है हम इस तरीके से कार्य करेंगे। जनता हमको इसलिए वोट देगी कि अब कोई मजदूरी अगर करता है तो शाम को जाने लगता है तो भाई उसको भी 300-350 रुपए मिलते हैं। तो मैं 5 सालों से अपने क्षेत्र के जनता के लोगों की मजदूरी कर रहा हूँ, अब तो मैं मेहनताना लेने के लिए आया हूँ, वोट रुपये आप मुझे मेहनताना दें। और जहां तक रही कि वो मेहनताना और अभी तक की मजदूरी का आप मुझे अब मेहनताना दीजिए, और अगले जो 5 साल मैं करूंगा उसका मेहनताना मांगने जब मैं आऊंगा, अगर मैं अच्छा से काम नहीं कर रहा हूँ तो नहीं दीजिएगा। अभी तक जो मैं 5 सालों में किया हूँ उसका तो मेहनताना दीजिए। वो जो मजदूर का जो 300-350 होता है वो तो दीजिए, मतलब एक वोट तो दीजिए। 60 महीना बनाम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? 60 महीना, हाँ ठीक है, 60 महीने का हमारा कार्यकाल होगा जो और जनता के बीच में। जनता, एक जनप्रतिनिधि का सबसे पहला काम होता है किसी भी जनप्रतिनिधि का कि वो अपने लोगों के बीच में, जो आपको वोट किए या ना किए, लेकिन जो आपके क्षेत्र के जनता है उनके आप सुख दुख में कितना साथ है, पहली प्राथमिकता होती है एक जनप्रतिनिधि की।
दूसरी प्राथमिकता में आती है कि फिर वहां पे आप काम किस तरीके का करते हैं। तो ये जो 60 महीने जो रहेगा मेरा, 60 महीने में सबसे पहले इस चीज को तो एश्योर रहेगा कि मैं चुनाव जीतने के बाद मधुबनी, दरभंगा या पटना नहीं पकड़ूंगा अन्य प्रत्याशियों की तरह, मैं यहीं पे रहूंगा अपने लोगों के बीच में। बदलाव विकास का आयाम है, कैसे इससे सहमत है आप तो जनता को बताइए। नहीं, स्वाभाविक है, अगर बदलाव आप नहीं कीजिएगा, बदलाव आयाम है वो तो आप हिंदी में हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब परिवर्तन कीजिए, नए युवाओं को अगर आप स्थान देते हैं, अगर लेकर के आते हैं तो स्वाभाविक है वो कुछ बेहतर करेगा। हम आपको ये श्योर करते हैं कि अगर हम लोग इस बार आते हैं, जिला परिषद निकाल करके बनते हैं और पहुंचते हैं यहाँ पे, तो हम आपको और आप पूरे जनता को श्योर करते हैं कि आगे जो भी इस पद पे आएगा उसका कंपैरिजन हमारे साथ किया जाएगा। हम ज्यादा नहीं वो करेंगे कि हम 60 महीना में मतलब इधर से इधर कर देंगे, उल्टन कर देंगे और सूर्य जो है पश्चिम से निकलने लग जाएगा, इस तरीके की वादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना तय कह रहे हैं कि आज के इस पंचवर्षीय का अगर हम लोग आते हैं तो इस पंचवर्षीय के बाद जो पंचवर्षीय होगा, जितना भी पंचवर्षीय होगा इस पद के लिए, उसका आकलन हमारे साथ किया जाएगा, ये तय। अंतिम में प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए हमारे माध्यम से? जनता से मैं यही कहूंगी कि मतलब जैसे उन्होंने बताया है कि मैं 5 साल, अगर मेरे को जनता जिताती है तो 5 साल में इतना कार्य करेंगे कि जनता को हम पे गर्व होगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप मुझे एक बार वोट दे के देखिए, एक बार आप मौका दीजिए मुझे और मेरे पति रणधीर झा को यही अपील करूंगी, एक बार मुझे अपने बीच में आने का मौका दीजिए, अपने बेटा और अपनी बहू को। हर संभव सेवा के लिए आप तैयार रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। बेनीपट्टी प्रखंड के अकौर पंचायत के निवर्तमान मुखिया अशोक कुमार रंजन इस बार फिर चुनावी मैदान में मुखिया प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं। आइए हम दिन न्यूज पर मिलवाते हैं आपको मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार रंजन से और जानते हैं उनका विजन, जानते हैं कि अब तक उन्होंने विकास के क्षेत्र में कितना काम किया है और कितना क्या वो आगे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज, मैं विनोद कुमार। आज बात करेंगे निवर्तमान मुखिया अकौर पंचायत के अशोक रंजन जी से 5 साल में क्या क्या काम किए और उनका अगले 5 वर्ष में चुनावी विजन क्या होगा, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है अशोक रंजन जी। धन्यवाद सरकार महोदय, डे न्यूज में बात करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बताइए कि आपके राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य क्या था? आपने 5 साल में क्या क्या का सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में मुझे आने का यह उद्देश्य रहा जो कि दबे कुचले शोषित पीड़ित तो हर एक तबके को मैं विकास कर सकूं। जिन लोगों को भी सरकारी योजना या गैर सरकारी योजना लाभ नहीं पहुंच पाता था तो मैं पहुंचाऊं। आप अपने पंचायत की 5 बड़ी समस्या बताइए। मेरे पंचायत में 5 बड़ी समस्या, सबसे पहले है जल जमाव, सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये डुमरा गांव में युवाओं का मांग है नाट्यकला मंच का, हाँ नाट्यकला मंच होना चाहिए। और यदि मुझे अपने पंचायत में अनावाद भूमि मिला तो युवाओं के लिए खेल मैदान का विकास, खेल मैदान का निर्माण कराऊंगा। और एक मूलभूत समस्या ये है किसान लोगों का एक कोसी नहर है हमारे पंचायत में जो कि क्रॉस करने में उस बात जाने में समस्या होती है, उसमें मुझे काम करना है। यदि मैं आगामी पंचवर्षीय में आ जाऊंगा तो निश्चित तौर पर 3 जगह मेरे नज़र में पुलिया का नितांत आवश्यक है। वो पुलिया का निर्माण मैं मनरेगा योजना के अंतर्गत निश्चित करवाऊंगा। और नाला तो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है ही, जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। अगर जनता मौका देती है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या विजन दी है कि अगले 5 वर्ष आपको जनता देती है तो आप 5 वर्ष में क्या क्या करेंगे अपनी पंचायत के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत में, यदि अकौर पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले मैं नाला का निर्माण कराऊंगा। ग्राम किसली, अकौर, डुमरा, ये तीनों गांव में सबसे पहले नाला का निर्माण कराऊंगा, क्योंकि जल जमाव ये सबसे मूलभूत समस्या है।
फर्स्ट है। सेकेंड में आम आवाम का रहता है जो कि मुझे आवास नहीं मिला या राशन कार्ड नहीं मिला, इस पर मैं तत्परता से काम करूंगा। थर्ड में यहाँ है स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पर भी काम करूंगा। और यही मैं क्या कर, मेरा प्रति पुलिया जो बोला हूँ कुशीनहर का, ये भी जैसे मन इम्पोर्टेंट है, हमारे नज़र में इम्पोर्टेंट है। और मैं 5 वर्षों में मैंने जो काम किया वहाँ तक ठीक रहा, और आगामी यदि मैं 5 वर्ष में आऊँगा तो वहाँ से मैं कार्य प्रारंभ करूँगा। जितना कैंडिडेट को कक्का का ज्ञान नहीं है वो भी अपना भाग आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मुझे कहाँ से विकास करना है, किसको विकास करना है, मुझे सब पता है। मैं काम अपने काम किया तो मुझे आपका तो अनुभव रहेगा ही, और तो स्वाभाविक है, क्योंकि यदि मैं आगामी 5 वर्ष में आ जाऊंगा तो गाड़ी रुकने नहीं दूंगा, गाड़ी फास्ट चलेगी। आपकी जनता से क्या कहना चाहेंगे, हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे पुनः एक बार मौका दें, जो कि मैं तन मन धन से अकोल पंचायत का सेवा कर सकूं। जो भी त्रुटि वर्क रह गया है, जो भी अपूर्ण वर्क रह गया है, उसे मैं नियमनिष्ठा से पूर्ण कर सकूं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।